हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप उपाध्याय, आपसे पहले भी मुलाकात होती रही है। लगातार क्लासेस चल रही हैं आपके लिए और उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में लास्ट में मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली दीज आर द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। दीज आर द पाथ ऑफ followed by a positive charge particle. When kept in an electric field region of other charge, when kept in an electric field region of other charge, right children? आपने देखा था बेटा कि किसी भी चार्ज का सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसका चारों इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है। कहां तक एक्सटेंड करता है? अप टू इंफिनिटी। क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर था बेटा। जब आर को हम इंफिनिटी रखेंगे तभी तो E जीरो आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of a point charge, isolated point charge exists in its surrounding up to infinity, right? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देखें, इट इज अ पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ अदर चार्ज। ये बेटा हमारा सोर्स चार्ज है, दिस इज आवर सोर्स चार्ज, राइट चिल्ड्रन। अब इसके पास बेटा अगर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा तो वो ऐसे जाएगा, मूव करेगा, कहां तक जाएगा बेटा? इंफिनिटी तक। यहां रखा तो वो इंफिनिटी तक जाएगा, इसलिए हम आगे डॉटेड कर देते हैं बेटा इस तरह से। तो कहने का मतलब है बेटा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा, तो किसी दूसरे सोर्स चार्ज की फील्ड रीजन में रखने पर जो वो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी स्ट्रेट, जैसे आप देख रहे हैं, दीज आर स्ट्रेट फील्ड लाइंस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब बेटा सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। बट यही, और ये कहां से शुरू होती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, राइट। एंड दीज आर स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज। बट अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं बेटा, सपोज ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये दो चार्जेस हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, दीज बिकम कर्व्ड लाइक दिस, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ स्ट्रेट लाइन कब रहेगा बेटा? जब वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। अगर नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है बेटा तो आएंगी, कहां से आएंगी? इंफिनिटी से। यानी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर हम रख देंगे बेटा यहां पर तो वो अट्रैक्ट होगा, कहां से? इंफिनिटी से, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट व्हेन द charge is isolated, and when there are more than one charge, the shape of field lines become curved, right children? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। यस, पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पहली प्रॉपर्टी क्या है? these always come out normally from positive charge, these always come out normally from positive charge, out normally from positive charge, moves out normally from positive charge, from positive charge, राइट बच्चों? समझ में आ गई? एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। खत्म कहां होगी? जहां खत्म होती है वहां टर्मिनेट, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, दीज आर कंटिन्यूअस पाथ, दीज आर कंटिन्यूअस पाथ
कंटिन्यूस पाथ का मीनिंग क्या है बेटा? ऑलवेज कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती। ऑलवेज कम आउट नॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर नॉर्मली एट नेगेटिव चार्ज, सो दीज नेवर ब्रेक इन बिटवीन। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दीज आर ऑलवेज ओपन लूप्स। ओपन लूप्स, ओपन लूप्स का मतलब बेटा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है ये और ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। ओपन लूप का क्या मीनिंग है मैं समझा रहा हूं। जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, लौट के नहीं आती। अगर लौट के आ जाती है बेटा तो ये क्लोज लूप हो जाती है। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाते हैं ना, तो आप समझ लेना ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी क्लोज, कैन नॉट बी क्लोज पाथ। इज इट क्लियर? दीज आर ऑलवेज ओपन लूप्स। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी ही जाएगी, लौट के नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी is always tangent to the field lines, tangent to the field lines, right? समझ में आ गई बेटा बात? ऑलवेज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। टेंजेंट टू द फील्ड लाइन का मतलब क्या है बेटा? जैसे सपोज अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीधा आएगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आगे आपको नहीं दिखेगा। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी हो गई बेटा। और अगर फील्ड लाइंस कर्व्ड है बेटा, फील्ड लाइंस कर्व्ड है जैसे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखेगी टेंजेंट टू दैट पाथ। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वी हैव 4 पॉइंट्स, वी हैव 2 more पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, two electric field lines cannot intersect each other. Two electric field lines cannot intersect each other. Cannot intersect each other. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा? कि अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, सपोज एक फील्ड लाइन ये है बेटा, एक फील्ड लाइन ये है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड हो जाएंगी, विच इज इम्पॉसिबल। राइट, समझ में आ गई बात सबको? दैट्स व्हाई वी से टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिक्स प्रॉपर्टी बेटा, number of field lines, number of field lines, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट, फाई proportional to electric flux, number of field lines passing normally per unit area, passing normally per unit area, per unit area shows the strength of electric field, strength of E, electric field intensity, normally to that area, normally to that area। अभी मैं आपको समझाता हूं। यानी सपोज बेटा कोई एरिया ए है, ये एरिया ए है बेटा, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वो फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट नंबर, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कंफ्यूज मत होना कभी भी, इट इज नॉट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। राइट, समझ में आ गई बच्चों बात? तो अगर अगर बेटा इसी में अगर हम देखें, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे बेटा, जैसे सपोज फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, इस तरह से फील्ड लाइंस पास हो रही है बेटा,
ये और ये एरिया A1 है बेटा, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है। तीनों जगह फ्लक्स सेम है, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, तो तीनों जगह फ्लक्स सेम है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यहाँ E2 हो गई बेटा, यहाँ E3 हो गई, और E3 E आपने देखा बेटा 5/A है, 5 हर जगह सेम है, 5 सेम। तो जहां ए सबसे कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, राइट? समझ में आ गई बेटा बात? इट मींस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड वाले पॉइंट पे होगी, उससे कम जो होगी बेटा फर्स्ट वाले पॉइंट पे होगी, और सबसे कम सेकंड, बिकॉज एरिया सबसे ज्यादा है, फ्लक्स तीनों जगह सेम है, और सबसे कम होगी बेटा सेकंड वाले पॉइंट पे। आई थिंक इट्स विल बी क्लियर टू यू नाउ। समझ में आ गई बच्चों बात? ऐसे बेटा अगर हम सपोज ये कोई चार्ज है बेटा, ये कोई चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकलनी है। कोई एरिया अगर हमने यहां ले लिया, एरिया ए, तो यहाँ फ्लक्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगी। यहाँ उतना ही एरिया हमने यहाँ ले लिया, यहाँ फ्लक्स कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है बेटा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। बच्चों बात समझ में आ गई? आपने देखा ना पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो यहाँ एरिया ए ले लिया, यहाँ भी एरिया ए ले लिया, यहाँ फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ फील्ड लाइंस कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम हो गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई। दैट आई हैव रिटन हियर। कितनी बातें समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन समझ में आ गई, राइट? आगे देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड चार्ज है बेटा, तो इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। तो हम डॉटेड करके छोड़ देते हैं बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? इस तरह से आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज दोनों की बता देता हूं मैं आपको, नेगेटिव चार्ज की भी नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो फील्ड लाइंस आएंगी कहां से? इंफिनिटी से। तो फिर से इन्हें हमने डॉटेड दिखा दिया बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? सो दिस इज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, राइट चिल्ड्रन? ठीक है, अब हम देखें बेटा पेयर ऑफ टू चार्जेस, पेयर ऑफ टू चार्जेस देखते हैं। पेयर ऑफ टू चार्जेस हमने सपोज बेटा लाइक चार्जेस ले लिए पहले, लाइक, ठीक है, लाइक चार्जेस ले लिया बेटा, जैसे प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू ले लिया, ये भी प्लस क्यू ले लिया, दोनों से फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर, और आपने पढ़ा है ना फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, तो अगर ये सीधी सीधी जाती बेटा तो इंटरसेक्ट कर जाती, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ये बैंड होना पड़ेगा बेटा इन्हें। दैट्स वाई ये जो फील्ड लाइंस है बेटा प्लस क्यू की, वो ऐसे चली गई बेटा, ऐसी ऐसी ये चली गई बेटा, यहां चली गई, यहां चली गई, और यहाँ क्यू से हमने कितनी ली है बेटा फील्ड लाइंस? 5, तो यहाँ भी हम 5 ही दिखाएंगे, इस तरह से बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? दिस वे। और जहां बैंड होंगी बेटा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां फील्ड लाइंस बैंड हो रही हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बेटा? क्योंकि अगर ये फील्ड लाइंस देखो इस तरह से, ये ऐसे गई, ये भी ऐसे गई बेटा, और यहाँ आपस में एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, तो इसलिए फील्ड जीरो हो गई। दिस दैट्स व्हाई दिस शो कि जहां फील्ड लाइंस बैंड होती हैं वहां फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। अब ये तो अभी हमने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस ले लिए, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस है बेटा, जैसे +2q और +q ले लिया हमने, राइट? तो +2q ज्यादा फील्ड लाइंस निकालेगा, ऑब्वियसली ज्यादा निकालेगा। अगर q से 5 निकलनी है तो +2q से बेटा 10 निकलेगी। इस तरह से कितनी हो गई ऊपर? 5 हो गई, 5 हमने नीचे दिखा दी। और Q के पास
क्यू से कितनी निकलेंगी 5, क्योंकि +2 क्यू से हम 10 दिखा रहे हैं बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? तो जहां वो बैंड होंगी वो पॉइंट बेटा 2Q से दूर होगा और Q के पास होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 होगी। अब तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चार्ज बढ़ा है तो डिस्टेंस भी बड़ी होगी, तभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करेगी, तभी नल पॉइंट मिलेगा। और इसको हम कहते हैं बेटा नल पॉइंट, दिस वी कॉल्ड नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां नेट फील्ड 0 है, दिस इज आल्सो नल पॉइंट। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो जहां बैंड होती है वो बड़े वाले चार्ज से दूर होता है। अब हम पेयर ऑफ, अब हम ले रहे हैं बेटा इसके बाद थर्ड पॉइंट, पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस में जैसे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल ही ले लें। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ +Q एंड -Q, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? तो +Q से निकली -Q पर आ रही हैं, +Q से अगर 5 निकल रही हैं तो -Q पे 5 ही आएंगी, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई? +Q से अगर और निकल रही हैं तो इस पे भी हमने ऐसे डॉटेड दिखा दिया बेटा, ये घूम के आ रही है कहीं ऐसे बेटा, इधर ये कहीं जा रही है तो ये घूम के आ रही है। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो इलेक्ट्रिक डायपोल की दिखाती है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अब हमने अनलाइक चार्जेस लिए, अनलाइक, बट एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है, दूसरे का मैग्नीट्यूड छोटा है, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? सपोज एक +2Q ले लिया बेटा, एक हमने -Q ले लिया, तो +2Q और -2Q अगर हमने चार्ज ले लिया बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगी? छोटे वाले चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगी बेटा? छोटे वाले चार्ज की तरफ, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गए? +2Q, अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बेटा, वो कैसे दिखाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 है? +2Q से सपोज +Q से 5 निकली, तो पहले तो 5 यहां दिखा दी बेटा आपने। अब +2Q से 10 निकलनी है ना, तो 10 वो एक ऐसे दिखा दी बेटा, ऐसे जा रहे हैं। और -Q पे सपोज कोई फील्ड लाइन आ रही है बेटा, अब +2Q से हमने 10 दिखाई है ऐसे बेटा, तो ये बाहर निकल रही है और कहां जा रही है? इन्फिनिटी पर। तो एक फील्ड लाइन इधर, एक फील्ड लाइन इधर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है बेटा। अब -Q पर हमने 6 दिखा दी, तो +2Q पर हम 12 दिखाएंगे। -Q पर बेटा हमने कितनी दिखा दी? देखो 6 दिखा दी ना, तो +2Q पर हम 12 दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू सेम फिगर। तो ये कितने हो गए बेटा? 3 2 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई? तो कितनी हो गई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट? एक और दिखा दी बेटा, और -Q पर 6 आ रही हैं, तो 5 तो ये डायरेक्ट आ रही हैं, एक हमने इंफिनिटी से आती हुई मान ली बेटा। तो अब ये एक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, एक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो यहां पर नेट फील्ड 0 हो गई। तो जब भी अनलाइक चार्जेस है बेटा, जब भी अनलाइक चार्जेस, तो फील्ड इंटेंसिटी कहां 0 होगी? छोटे वाले चार्ज की तरफ। तो क्यों 0 है बेटा? आपने देखा -Q पे आ रही थी, +2Q से बाहर निकल रही थी, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, तो नेट फील्ड 0 हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? तो अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं तो फील्ड लाइंस इस तरह से दिखानी है आपको।
क्लियर हो गई बच्चों बात? अब देखते हैं बेटा और भी टाइप के चार्जेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मतलब थिन चार्ज वायर है बेटा, इससे फील्ड लाइंस दिखानी है हमें। तो इससे फील्ड लाइंस इसके सर्कुलर प्लेन में ऑल डायरेक्शन में बाहर निकलती है, इस तरह से हम शो करते हैं बेटा, इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन में। दीज आर कमिंग आउट इन परपेंडिकुलर प्लेन इन ऑल डायरेक्शंस। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? रेडियली आउटवर्ड, दीज आर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड in perpendicular plane of wire. राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? तो लाइन चार्ज की भी देख ली हमने, पहले आइसोलेटेड चार्ज की देखी, फिर पेयर ऑफ चार्जेस में देखे, पेयर ऑफ चार्जेस में दो लाइक चार्जेस देखे, दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस देखे बेटा हमने, और अनलाइक चार्जेस में भी हमने डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस भी देखे और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस भी देखे। तो लाइन चार्जेस के बाद आती है बेटा थिन प्लेन चार्ज शीट, थिन प्लेन चार्ज शीट। थिन प्लेन चार्ज शीट बेटा वेरी सिंपल, सपोज कोई शीट है बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड निकलेंगी, इट विल क्रिएट यूनिफॉर्म फील्ड, यानी यूनिफॉर्म फील्ड को हम दिखाते हैं ना इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से। तो थिन चार्ज शीट की जो फील्ड लाइंस होती है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अगर शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर निकल रही है, अगर शीट नेगेटिवली चार्ज होती है बेटा, शीट अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती है तो फील्ड लाइंस अंदर आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, बट लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर हो गई बेटा बात? तो फील्ड लाइंस पैटर्न समझ में आ गया डिफरेंट टाइप के चार्जेस का। आगे चले फिर हम। अब आता है बेटा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने देखी थी, किसकी थी बेटा? यूनिफॉर्म फील्ड दो तरीके से क्रिएट होती है, किसी प्लेन चार्ज शीट की भी फील्ड यूनिफॉर्म होती है और दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के बीच में भी फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, हमने कुछ भी कर दिया बेटा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कैसे लगता है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं। तो हम सपोज बेटा ये यूनिफॉर्म फील्ड है, अब ध्यान से सुनना, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड को इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से शो करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में तो टुवर्ड्स राइट हो गई बेटा, अगर हमने ऐसे दिखा दी तो टुवर्ड्स अपवर्ड हो गई। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। ए पॉइंट पे भी ई है, ई, और ये बी पॉइंट ले लिया बेटा तो इस पे भी ई बी के ई के इक्वल है। तो दिस मींस यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड को अगर हम बेटा ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब ये नॉर्मली इनवर्ट हो गई। बच्चों बात समझ में आ गई? ये किधर हो गई बेटा? नॉर्मली इनवर्ट। यूनिफॉर्म फील्ड नॉर्मली इनवर्ट, यूनिफॉर्म फील्ड नॉर्मली इनवर्ट, नॉर्मली इनवर्ट। ऐसे बेटा यूनिफॉर्म फील्ड अगर हम डॉट से दिखाते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, और ऐसे ही यही चीज हम यही यही मेथड यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिस कैन बी शोन टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। और अगर डॉट में हमने शो किया बेटा तो ये नॉर्मली आउटवर्ड हो गई। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉर्मली आउटवर्ड।
आउटवर्ड। क्लियर हो गई आपको ये बात? ठीक है, अभी हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ यूनिफॉर्म फील्ड कैसे, कौन किस टाइप का चार्ज बनाता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड इज क्रिएटेड बाय थिन चार्ज शीट और इट इज इन बिटवीन टू प्लेन थिन चार्ज शीट। और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है बेटा? हर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, दैट मींस यूनिफॉर्म फील्ड। इज दैट क्लियर? so there are different ways we can show uniform field. अब हम देखते हैं बेटा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। सपोज ये यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, ऐसे दिस वी हैव शोन, इसकी वैल्यू ई है बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हमने, सपोज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, ये बेटा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। और मैंने तुम्हें बेटा फॉर्मूला बताया था एफ इजिकल टू क्यू ही, अगर हम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें क्यू अगर पॉजिटिव है तो एफ और ई की डायरेक्शन सेम होती है। अब जैसे इस पॉइंट पे भी ई इधर है बेटा, इस पॉइंट पे भी ई इधर है, बट ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इधर आ गया। ये चार्ज पॉजिटिव है बेटा तो फोर्स इधर ही आ गया, राइट? ये एंगल हमने थीटा मान लिया बेटा, ये डिस्टेंस ए ले ली, ये डिस्टेंस भी ए ले ली, ये सेंटर ओ मान लिया बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो हमने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, परपेंडिकुलर, क्योंकि टॉर्क का हमने बेसिक मीनिंग तो पड़ेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो डाइपोल है ना बेटा, अब इसके आपने देखा इसके इस एंड पे फोर्स इधर है, इस एंड पे फोर्स इधर है, तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा। और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अगर हम देखेंगे तो वो किधर की तरफ होगी? तो ये वाला फोर्स किधर घुमाएगा बेटा? क्लॉकवाइज, और ये वाला ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तभी दोनों की वजह से टॉर्क ऐड होते हैं। समझ में आ गए? बच्चे फटाफट आंसर देते हैं, एक फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, दोनों फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो हमने क्या करा बेटा, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दिया फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर। एक परपेंडिकुलर एम पॉइंट आया बेटा, एक परपेंडिकुलर एन पॉइंट आया। ये एंगल थीटा है बेटा, तो सिमिट्री से ये एंगल भी थीटा हुआ, ऑल्टरनेट एंगल, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिगर क्लियर है अब आपको? तो नेट फोर्स क्या आ गया बेटा? एफ नेट। नेट फोर्स एक राइट में लग रहा है, एक लेफ्ट में लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा डाइपोल को जब भी रखेंगे बेटा, नेट फोर्स जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा, राइट? क्लियर हो गई बात? अब हम टॉर्क की बात करें बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है बेटा? सेंटर ओ से। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो एक फोर्स क्यूई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन बेटा, दूसरा फोर्स भी क्यूई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम आ गए बेटा, क्यूई इंटू ओ एन, ए साइन थीटा। ओ एन क्या है बेटा? साइन थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, तो दिस इज ए साइन थीटा, दिस इज क्यूई एंड दिस इज आल्सो ए साइन थीटा। तो हमारा फाइनल आ गया बेटा 2a क्यू इंटू ई साइन थीटा, और 2a क्यू क्या था बेटा? पी, सो दिस वी कैन राइट पी साइन थीटा। बच्चों बात समझ में आ गई? तो टॉर्क कम्स पी साइन थीटा। अब इसमें देखो बेटा, अगर इंपॉर्टेंट चीज, इसकी वेक्टर फॉर्म देखें, अगर वेक्टर फॉर्म तो हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, राइट चिल्ड्रन? इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? टॉर्क की डायरेक्शन किधर आई बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किससे निकालते हैं? स्क्रू रूल से। पी किधर है? पी वेक्टर इधर है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दिस इज पी वेक्टर। और ई इधर है बेटा, तो पी से ई की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, स्क्रू अंदर जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नॉर्मली इनवर्ड। बच्चों बात समझ में आ गई? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नॉर्मली इनवर्ड। बच्चे क्या लिखते हैं? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नो, टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन है वो, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नॉर्मली इनवर्ड।
बच्चों क्लियर हो गई बेटा बात? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किधर आ गई बेटा? नॉर्मली इनवर्ट, राइट? अब ये देखते हैं बेटा, एक तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, एक ये बेटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गया। अब होता क्या है बेटा, समटाइम बोर्ड में क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, फाइंड द टॉर्क, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो ये भी लिखा होता है और ये भी लिखा होता है। अब आपको थीटा तो नहीं दिया ना, तो इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर हो गई? अब इसमें क्या बात है बेटा, खास बात, पहली बात तो यह है बेटा, डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम का दो मीनिंग होते हैं बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में है, उनका दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, तो हीट का ट्रांसफर ना हो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम था। व्हाट इट? ऐसे बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ दो टाइप का इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांजिटिव इक्विलिब्रियम। तो अगर बेटा डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं बेटा, जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और डाइपोल को हमने ऐसे रख दिया, here is माइनस क्यू, here is प्लस क्यू, तो पी की डायरेक्शन ये हो गई बेटा, ई की भी डायरेक्शन यही है, तो टॉर्क क्या आ गया? पी जीरो, साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, तो इस केस में टॉर्क जीरो। इट मींस डाइपोल विल नॉट रोटेट और नेट फोर्स तो हाई जीरो। क्लियर हो गई बच्चों बात? समझ में आ गई? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में परपेंडिकुलरली रख देते हैं, परपेंडिकुलरली ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहां थीटा क्या हो गया बेटा? 90, और थीटा 90 का मतलब साइन 90 मैक्सिमम, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। व्हाट इज दैट? पीई। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात सबको? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बेटा इक्विलिब्रियम में थीटा जीरो पे भी और 180 पे, बट एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एक अनस्टेबल होगा इक्विलिब्रियम होगा। साइन जीरो पे भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, बट एक अनस्टेबल का, स्टेबल का मतलब अगर उसको उसकी पोजीशन से हटाएंगे तो दोबारा उस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, और अनस्टेबल का मतलब अगर हमने पोजीशन से हटा दिया तो उस पोजीशन पे नहीं आएगा। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? तो डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, पहला डाइपोल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क, ये हो गया बेटा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, एससी वर्मा बुक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें क्वेश्चन भी है कि अगर हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख रखा है बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसको थोड़ा सा रोटेट करके हमने छोड़ दिया बेटा, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया, तो क्या होगा बेटा? टॉर्क लगेगा इस पर, टॉर्क लगेगा तो डाइपोल को रोटेट करेगा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। अब जब यहां आएगा बेटा वो, तो उसकी एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगी, तो रुकेगा नहीं, फिर यूं चलेगा बेटा। फिर टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो फिर यूं हो गया बेटा। तो इस तरह से ये क्या करने लग जाएगा? एसएचएम करने लग जाएगा। एसएचएम जब ही करेगा जब थीटा छोटा है, अगर थीटा बड़ा है तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, बट एसएचएम नहीं होगा। थीटा छोटे का मतलब बेटा अंडर 10 डिग्री, अंडर 8 डिग्री, तब थीटा को छोटा मानते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखकर उसको थोड़ा सा थीटा एंगल से रोटेट करके छोड़ देते हैं, इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम एंड वी कैन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? वी कैन फाइंड इट्स टाइम पीरियड टू, वेरी सिंपल, बट बुक जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट में आता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सो वी शैल डू इट इन एमसीक्यू, नो प्रॉब्लम, चिंता ना करो आप, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, एवरी टाइप ऑफ। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई। इस केस में अगर थीटा छोटा है बेटा, इफ थीटा इज स्मॉल, तो कैसा मोशन करेगा बेटा? एसएचएम करेगा ये, अगर थीटा छोटा है। और थीटा लार्ज है तो एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। एसएचएम जब ही होता है जब थीटा छोटा होता है, किसी भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई ये सारी बातें? अब इसी चीज में एक और चीज देखें बेटा, अगर हम सपोज किसी
डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में तो अभी हमने रख के देख लिया, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड किसकी होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपको पता लगेगा पॉइंट चार्ज की, आपने के क्यू बाई आर स्क्वायर देखा, आर पे डिपेंड करती थी, तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यू होती है। तो अगर हमने पॉइंट चार्ज की फील्ड में रखा बेटा डाइपोल को, और सपोज पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे चलती है बेटा, और हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, राइट चिल्ड्रन? तो प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, और माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? ये फोर्स लगा बेटा क्यू ई टू। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई वन है बेटा, तो इस पे फोर्स लगा क्यू ई वन। तो क्यू ई वन और क्यू ई टू जो दो फोर्सेस लगे बेटा, ये एफ वन आ गया, ये एफ टू आ गया, ये फोर्सेस इक्वल है क्या? नहीं है ना इक्वल, तो इसका मतलब नेट फोर्स कैन नॉट बी जीरो। इज दैट क्लियर? और टॉर्क तो जीरो हो गए। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, समटाइम एमसीक्यू में आता है बेटा, कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, किसी भी टाइप की, चाहे लाइन चार्ज की, चाहे पॉइंट चार्ज की नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, तो इस पर फोर्स, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, एंड टॉर्क नेट मे बी जीरो और नॉन जीरो। बच्चों बात समझ में आ गई? मे बी जीरो और नॉन जीरो। जीरो कब होगा बेटा? ये भी देखो, मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चंस की बातें बहुत सोचने की हैं। सपोज जैसे पॉइंट चार्ज है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, ये माइनस क्यू है बेटा, ये प्लस क्यू है, ठीक है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इधर इस पे फोर्स लगा क्यू E1, यहां फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है बेटा, तो यहां फोर्स लगा क्यू E2। तो आप देख रहे हैं नेट फोर्स तो जीरो है ही नहीं, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन P और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थीटा जीरो है। एफ नेट इज नॉट जीरो, is not equal to zero, but torque here can be zero, because torque क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है, तो दीज कैन नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क। बच्चों बात समझ में आ गई? तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, तो नेट फोर्स और टॉर्क दोनों में भी जीरो एंड नॉन जीरो, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो अब मैं आपको बताता हूं, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा? इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? तो बेसिकली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ग्रुप को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे बेटा सपोज, सपोज ये कोई एरिया ले लिया बेटा आपने, दिस इज एरिया, राइट चिल्ड्रन? एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, दिस इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, राइट? और सपोज बेटा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही है, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है बेटा, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इस एरिया से हम फ्लक्स कैसे कह रहे थे? जो फ्लक्स वो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी एरिया से नॉर्मली पास हो रही है बेटा। और आपने पढ़ा था अभी, आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में, मैंने बताया था बेटा कि अगर किसी एरिया से, एरिया ए से बेटा फ्लक्स फाई पास हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फाई बाई ए होगी बेटा। इसका मतलब फाई को हम लिख सकते हैं ई इंटू ए। फाई को क्या लिख सकते हैं बेटा? ई इंटू ए, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मली टू दैट एरिया। तो अब यही चीज अगर हम यहां देखें बेटा, इफ एरिया इज नॉट नॉर्मल, व्हाट वी शैल डू? इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है बेटा, इसका कंपोनेंट ले लिया हमने नॉर्मल डायरेक्शन में। अब ये हमने डाल दिया बेटा, ये कॉन्सेप्ट डाल दिया, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई कॉस थीटा इंटू ए,
एंड व्हाट इज दिस इज ई डॉट ए। चिल्ड्रन समझ में आ गई बात? तो बेसिकली बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट है इसलिए। समझ में आ गई बेटा बात? इसकी यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको कह देंगे हम वोल्ट इंटू मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेटा दो यूनिट आ गए हैं। पहली न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर और दूसरी यूनिट आ गई बेटा वोल्ट इंटू मीटर। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात सबको? अब ये हमने किसी एरिया से फ्लक्स पास होने वाला देख लिया। अब सपोज बेटा देखो, इसमें एक प्रैक्टिकल थीम बताता हूं मैं आपको। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है बेटा, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन ले लिए। सपोज कोई एरिया बेटा एक्जेक्ट प्लेन में है। सपोज ये एरिया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, अगर वाईजेड प्लेन में, इफ एरिया इज इन वाईजेड प्लेन, इसका एरिया वेक्टर किधर आ गया बेटा? एक्स डायरेक्शन, वाईजेड प्लेन में एरिया है। यहां एरिया वाईजेड एक्जेक्ट प्लेन में है बेटा। अगर एरिया यहां पर एक्जेक्ट प्लेन में है तो एरिया वेक्टर आ गया वाई डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है बेटा। तो फ्लक्स क्या आ गया? ई ए cos 90 और cos 90 जीरो होता है। इसका मतलब इस यहां इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। आई विल शो इट टू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हियर। जैसे सपोज बेटा ये एरिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो प्रैक्टिकली देखो इसमें से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स कब पास होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। राइट? तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई पास नहीं होगा। अब मैं सेकंड केस में बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। सेकंड केस में बेटा मैंने एरिया वाईजेड प्लेन में ले लिया। एरिया वाईजेड प्लेन में ले लिया बेटा, तो एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक्स डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स हमने निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो। ई ए आ गया। इसका मतलब फ्लक्स कब पास होगा बेटा? किसी भी सरफेस से। प्रैक्टिकली भी हम सोच सकते हैं, अगर सरफेस यूं रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो पास ही नहीं होगा। सरफेस यूं रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो फ्लक्स पास होगा। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अगर सरफेस किसी और प्लेन में है बेटा, सरफेस अगर किसी और प्लेन में है, जैसे अभी हमने सबसे पहले लिया एक्सजेड प्लेन में लिया, फिर हमने लिए बेटा वाईजेड प्लेन में, अब एक्सवाई प्लेन में ले लिया हमने। ये सरफेस एक्सवाई प्लेन में ले लिया। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। एक्सवाई प्लेन में हमने एरिया ले लिया। तो एरिया वेक्टर किधर आ गया बेटा? जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में थी तो एंगल फिर से 90 हो गया। इस केस में भी फ्लक्स जीरो हो गया। तो किसी भी सरफेस से फ्लक्स जब भी पास होगा बेटा, जब वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, वो जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। राइट चिल्ड्रन? समझ आ गई बेटा बात? तो इसी फ्लक्स से रिलेटेड होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी गॉस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको समझाऊंगा वो गॉस थ्योरम। बहुत कंक्लूजन है इस चीज का कि अगर सपोज हमने मान लिया बेटा कि किसी फुटबॉल के अंदर हमने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो इसका मतलब फुटबॉल के सारे पैचेस से फ्लक्स बाहर आएगा। और ये जो फ्लक्स है बेटा, ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया वो फुटबॉल के किसी एक पैच से फ्लक्स है। तो अगर पूरी फुटबॉल से फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो उन फ्लक्स को, छोटे छोटे फ्लक्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है। ठीक है? तो आई विल इंट्रोड्यूस यू मोर इन डिटेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है? तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लगातार आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूंगा। राइट? ओके, थैंक यू।